अच्छा क्लास 9 में। अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? संजय गुजर, चोकोबार, चलिए, मुस्कान, हर्षित। पहले तो आपको बता दूं, ये बैच कोई नया बैच नहीं है। आज इस बैच के साथ ही लास्ट क्लास है। ये बहुत पुराना बैच, मतलब तो 7 महीने पहले जो स्टार्ट किया था, ये वो बैच चल रहा है सिमरन। ठीक है संजय गुजर जी, मैं आपको बता दूं, आज हमारा चल रहा है बेटा, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ चल रहे थे। आज एक डायनेस्टी होगी जिसका नाम होगा पुष्यभूति वंश। हम सुबह यहीं तक कराए थे ना बेटा, यही हेडिंग थी ना लास्ट। जो बच्चे आज सुबह की क्लास में, तो बता दो जरा, पीयूष बिष्ट, आज सुबह का यहीं खत्म किया था ना हमने टॉपिक। बातचीत ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। और दोस्तों, टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक ये कहता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की जब बात आती है कि सर इस वंश के फाउंडर कौन थे, बच्चों आप लोगों को मैं, नहीं, आज पॉलिटी की क्लास नहीं है, आज सैटरडे है। सैटरडे में आपकी क्लास नहीं होती है, खुशी सा है ना। सर आप तो पॉलिटी पढ़ाते हो ना। अरे बाबू, आज सैटरडे है, आज के दिन पॉलिटी नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है। आप दूसरे बैच में आ गई हो कोई बात नहीं है, हो तो अपने परिवार में ही। तो पुष्यभूति वंश के जो फाउंडर थे, वो थे मेरे प्यारे साथियों पुष्यमित्र। कौन से भैया? पुष्यभूति। यानी कि पुष्यभूति वंश के जो फाउंडर थे वो पुष्यभूति थे। अब जो भी कोई राजा बनता था, जो भी कोई राजा बनता था, वो अपनी राजधानी जरूर परिवर्तित करता था। पहले पाटलिपुत्र थी, फिर वैशाली हो गई, फिर विदिशा हो गई, फिर आपके प्रतिष्ठान महाराष्ट्र हो गई, फिर आपकी सिमुक मतलब आपकी थानेश्वर राजधानी हो जाएगी, फिर प्रतिष्ठान राजधानी हो जाएगी। हर कोई व्यक्ति अपनी राजधानी चेंज करता था। जैसे ये व्यक्ति बना, तो बच्चों पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिले में थानेश्वर नामक राज्य, थानेश्वर में एक नए राज्य की स्थापना की थी, है ना भैया। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पुष्यभूति वंश का जो शक्तिशाली राजा था, उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। अगर मैं प्रभाकर वर्धन की बात करता हूं, तो प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे। अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगर बात करूं कि प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, जिनमें एक का नाम था हर्षवर्धन और दूसरे का नाम था राज्यवर्धन। ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ये क्या हो गया? ऐसे मत करो भाई। जब प्रभाकर वर्धन की बात करता हूं मैं,
प्रभाकर वर्धन की बात की जाती है तो इसके दो बेटे थे जिनमें एक का नाम था राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, छोटे का नाम था हर्षवर्धन, और जो बहन का नाम था बेटी का नाम था राज्यश्री। आप लोग पहले इस लाइन को देखो बेटा, जो प्रभाकर वर्धन थे उनके दो बेटे थे जिनमें से एक बेटे का नाम था राज्यवर्धन, दूसरे का नाम था हर्षवर्धन और बेटी का नाम था राज्यश्री। यानी कि ये प्रभाकर वर्धन की लाइफ के बारे में बात की जा रही है। आपको बता दूं प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। भारत में पहला व्यक्ति कौन था जिसने महाराजा धीराज का टाइटल एक्सेप्ट किया था? भारत में प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने महाराजा धीराज का टाइटल एक्सेप्ट किया था? भारत में प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने महाराजा धीराज का टाइटल एक्सेप्ट किया था? तो वो था बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल ठीक है। प्रभाकर वर्धन की मां मगध के गुप्त सम्राट दामोदर गुप्त की राजकुमारी हुआ करती थी। अगला पॉइंट, प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे जिनमें एक का नाम राज्यवर्धन, दूसरे का नाम हर्षवर्धन। एक बेटी थी जिसका नाम था राज्यश्री, एक बेटी थी जिसका नाम था राज्यश्री। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक केस हो जाएगा, और वो केस क्या होगा बच्चों आप देखना। यहाँ पे एक बेटी थी जिसका नाम था राज्यश्री। अब इस राज्यश्री की शादी कर दी जाएगी, और राज्यश्री की अगर मैं बात करता हूं, राज्यश्री का विवाह मोखरिक वंश के शासक गृहवर्मन से कर दिया। किससे कर दिया? गृहवर्मन से। मतलब हर्षवर्धन की बहन की जो शादी हो गई जिसका नाम था राज्यश्री, वो गृहवर्मन से हो गई। लेकिन दोस्तों अब यहां क्या हुआ, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था देवगुप्त। क्या नाम था भैया? देवगुप्त। और गौड़ शासक शशांक ने मिलकर बच्चों किसकी हत्या करवा दी? गृहवर्मन की हत्या करवा दी। अब एक बात बताओ, अगर भाई के सामने बहन की हत्या कर दी जाएगी भाई के जिंदा रहते हुए, क्या वो भाई नहीं लड़ेंगे? फिर आप बताओ, अगर किसी भाई के जिंदा रहते हुए उसकी बहन को कोई मर्डर कर दे, कोई उसको मार दे, क्या उसके भाइयों में गुस्सा नहीं होगा? तो दोस्तों इनके दोनों भाइयों में नाराजगी हो जाती है और राज्यश्री उससे बदला लेने के लिए चल देते हैं। राज्यश्री का भाई राज्यवर्धन, राज्यश्री का भाई राज्यवर्धन बदला लेने के लिए चल देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं उसको मार के आऊंगा जिसने मेरी बहन के हस्बैंड का वध किया है, मतलब मेरे जीजा का वध किया है, उसे मैं मार के आऊंगा। दोस्तों प्रभाकर वर्धन की जैसे मृत्यु हुई 605 ईस्वी में, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन के समय में हूनों से युद्ध हुआ, और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा, परंतु शीघ्र ही उसे मालवा के खिलाफ अभियान के लिए जाना पड़ा। अब क्यों जाना पड़ा? कोई बच्चा अब पूछता मुझसे कि गुरुजी क्यों जाना पड़ा? इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मालवा के शासक ने, मेरे प्यारे साथियों, इसके जीजा की हत्या कर दी थी और उसको मारने के लिए जाना पड़ा। मालवा के खिलाफ अभियान सफलता के उपरांत लौटते हुए मार्ग में गौड़ शशांक, ये वही शशांक है बच्चों, ये वही शशांक है जिसने इसकी जीजा की हत्या की थी, उसी ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। मतलब अब जीजा और साले दोनों की हत्या कर दी। किसने? दो व्यक्ति हैं जिसमें से एक का नाम है देवगुप्त, एक का नाम है देवगुप्त और एक का नाम है शशांक। यानी कि इन दोनों ने मिलकर पहले जीजा की हत्या करी और अब साले को मार दिया। यानी कि जीजा साले की दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। कब? 606 ईस्वी में। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए शशांक तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों हर्षवर्धन के विषय में व्यापक जानकारी बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से तथा हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। ये सवाल पेपर में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। देखना जरा, हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाएगा और कन्नौज ले गया। मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक राजा अपनी राजधानी परिवर्तित करता था, हर एक राजधानी अपनी परिवर्तित करता था राजधानी, और इसने एक टाइटल एक्सेप्ट किया था जिसका नाम था शिलादित्य। हर कोई तो महाराजा धीराज का टाइटल एक्सेप्ट कर रहा था, विक्रमादित्य का टाइटल एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन इसने एक नया टाइटल एक्सेप्ट किया, वो था शिलादित्य। यानी कि शिलादित्य के नाम से एक टाइटल इसने एक्सेप्ट किया था। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी। चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं फायान किसके समय में भारत आया बच्चों? फायान किसके समय में भारत आया था? अरे कितनी बार बता चुका हूं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आया था। अगर हुएनसांग पूछे तो हर्षवर्धन, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है।
इसे बच्चों नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। इसके बाद चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मगध के हुए संघर्ष की जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख में मिलती है। कहां मिलती है? ऐहोल अभिलेख में। सवाल पूछता है कि भाई ये मेरे प्यारे साथियों कि चंद सबसे पहले हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला, हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का 3 ग्रंथ लिखे हैं। दैट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसने 3 ग्रंथ लिखे हैं, हर्षवर्धन, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का। ये आपको याद रखनी होगी। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था। हर्षवर्धन किसको मानता था बच्चों? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक लाइन ये पढ़ने आपको, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, 643 ईस्वी में चीनी सम्राट ने लयांग हो आई किंग नाम से दूत हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। और मैं गारंटी से जानता हूं कि देखो फाहियान और हुवेनसांग के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन दोस्तों आप में से कोई बच्चा इसके बारे में नहीं जानता होगा कि लियांग हो आई किंग क्या है। ये एक यात्री था, चीनी यात्री था, जो दोस्तों ये ध्यान रखना ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों ने आज ये नाम पहली बार सुना है? लियांग हो आई किंग। ये एक चीनी यात्री, हुएनसांग को सब जानते हैं, सर हर्षवर्धन के दरबार में आया, ये सब जानते हैं कि सर ये हर्ष के दरबार में आया, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, सब जानते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया ना कि लियांग हो आई किसके दरबार में आया, क्या हो गया? ये तो आया ही नहीं था। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो फिर आप तुक्का लगा दोगे, है ना। अगला देखिए, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था, जिसे हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में आयोजित किया जाता था तथा मोक्ष परिषद कहा जाता था। दोस्तों पहले आप ये सुनो, ये प्रयाग इलाहाबाद को ही उस समय प्रयाग कहा जाता था। आज क्या है? आज प्रयागराज कहा जाता है, जिसे अकबर ने क्या कर दिया था बेटा? चेंज कर दिया था, है ना। नेक्स्ट, हर्ष राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री भांडी था, हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री अवंती था तथा महासेनापति सिंहनाद था। नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका मंत्री उसका उत्तराधिकारी बना। हर्षवर्धन के समय भूमि कर उत्पादन का 1/6 भाग वसूला जाता था और हर्षवर्धन के समय राजस्व के 3 स्रोत थे, भाग, हिरणक और बलि। बेटा बलि क्या होता है आप जानते हैं? सर आपके बेटे की तबीयत कैसी है? बेटा अभी मैं ऐसा ही है अभी। वो आपने एक मूवी देखी ना, कभी खुशी कभी गम, वो है। एसएससी कुछ पता नहीं क्या से क्या पूछ ले आपसे। चलो दोस्तों, अब इसके बाद हमारे भारत में नया वंश आता है, संगम वंश। लेकिन संगम वंश ना पढ़ा के मैं सबसे पहले जो आपको पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे साथियों, मैं संगम वंश ना पढ़ा के आपको पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना। संगम वंश ना पढ़ा के आपको पढ़ाऊंगा 2 वंश जो पेपर में आते हैं। पहला ए पेज नंबर 160 से शुरू करूंगा, 160 से शुरू करूंगा बच्चों। पल्लव वंश, पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पल्लव वंश से, पाल वंश से और गुज्जर प्रतिहार वंश से। गुज्जर प्रतिहार वंश से, ये 3 वंश से जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अरुण मेरी क्लास तो बेटा हर तीसरे चौथे दिन होती है। आज सुबह भी हुई है क्लास, अब भी क्लास है, एक और क्लास है। नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है शायद आपके पास। देखो ये 4 वंश है बच्चों, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, ये ध्यान से सुनना बच्चों। पल्लव वंश, चालुक्य वंश, पाल वंश और गुज्जर प्रतिहार वंश। बस साउथ इंडिया के ये 4 वंश पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। और ये आपका बैच नहीं है, कभी आपको लग रहा हो कि आपका बैच है ये राठौड़ जी, ये बहुत पुराना हमारा बैच चल रहा है, वो बैच है। आप शायद मुझसे पॉलिटी पढ़ते हैं इस समय पर, आज पॉलिटी की क्लास नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको पल्लव वंश के बारे में बताना चाहूंगा। और ये जो पल्लव वंश है बच्चों, साउथ इंडिया में क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे गए आज तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे और अच्छे से इसको आज पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे पल्लव वंश। जब आप पल्लव वंश सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप ये सवाल पढ़ो और आपको ना आ रहे हो तो मेरे प्यारे साथियों आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप रूलर वंश इसका फाउंडर एंड लास्ट रूलर दो चीज पढ़ लेना। जैसे पल्लव वंश के जो फाउंडर थे उसका नाम वप्पादेव था, पल्लव वंश का जो संस्थापक तथा प्रथम शासक माना जाता है वो बप्पदेव को माना जाता है। किसको? बप्पादेव को माना जाता है। इनकी राजधानी क्या थी? कांची। बच्चों आपको मैं अब तक कम से कम 10 बार ये बता चुका हूं कि जो भी कोई राजा बनता था वो अपनी राजधानी जरूर चेंज करता था। जो भी कोई राजा बनता था वो अपनी राजधानी जरूर परिवर्तित करता था। उसका कारण सिर्फ ये था ताकि मेरे प्यारे साथियों वो राजधानी इसलिए चेंज किया करता था ताकि अपना वर्चस्व वहां है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो भैया, अगला देखिए, अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों, पल्लव लोग स्वतंत्र राज्य स्थापित करने से पूर्व सातवाहन वंश के सामंत थे। पल्लवों के प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा बाद में संस्कृत भाषा में मिलते हैं। देखो एक पहला ऐसा वंश होगा जिसकी जानकारी आपको दो भाषाओं में मिलेगी। एक ऐसा वंश है बच्चों जिसकी जानकारी आपको दो भाषाओं में मिलेगी, पहले प्राकृत और फिर संस्कृत। प्राकृत और संस्कृत। आप मुझे बता सकते हो गुप्त वंश की भाषा कौन सी थी? गुप्त वंश की जो प्राकृत भाषा सॉरी राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी? बेटा वो संस्कृत थी। वो क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, चलो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं प्राकृत भाषा किसकी थी बेटा, जब प्राकृत भाषा पूछी जाती है तो आपका एक जवाब आता है सर जैन धर्म। क्या आता है सर जी? जैन धर्म ने शुरुआत की थी इसकी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है पल्लव वंशी शासक शिव स्कंद वर्मन को अग्निष्टोम वाजपेयी एवं अश्वमेध आदि यज्ञों का यज्ञ करता माना जाता है। दोस्तों हमारे भारत में सबसे पहले जो अश्वमेध यज्ञ कराए थे वो किसने कराए थे? दो अश्वमेध यज्ञ। बताइएगा जरा, दो अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? हो गया भैया? चलो खैर कोई बात नहीं है। जिस समय समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ को जीता उस समय कांची का शासक विष्णुगुप्त हुआ करता था। बच्चों एक बात बताओ मुझे, एक बात जरा ध्यान से सुनना, ये जो समुद्रगुप्त है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बोलो यस या नो? हाँ बिल्कुल, सब खातून आपका ठीक है। इसे भारत का जो है नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन भारत का नेपोलियन इसे किसने कहा है? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन भारत का नेपोलियन इसे किसने कहा है? इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा है? नहीं पता? तो दोस्तों इसे जो भारत का नेपोलियन कहा वो कहा था एडम स्मिथ ने। वो किसने कहा था बच्चों? एडम स्मिथ ने कहा था। पल्लव वंशी शासक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी को सिंह विष्णुयोत्तर युग एवं अवनी सिंह भी कहा जाता है। सिंह विष्णु ने चोलों को परास्त कर अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। यानी कि सिंह विष्णु ने चोल राजाओं को पराजित करके एक टाइटल एक्सेप्ट किया था जिसका नाम था अवनी। ये हो सकता है कि तुम्हारे लिए एक नया टाइटल हो अवनी। अवनी सिंह का टाइटल किसके द्वारा एक्सेप्ट किया था? तो अवनी सिंह का जो टाइटल है वो किया गया था प्यारे बच्चों सिंह विष्णु के द्वारा। ठीक है, अब से पहले आप महाराजा, महाराजाधिराज, परम भट्टारक और आप विक्रमादित्य, ये टाइटल, वाजपेयी, ये नाम आपने सुने होंगे। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत के महान कवि भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। आपके एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था और दोस्तों सिंह विष्णु के समय मामलपुरम के आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण हुआ। इसे जरूर लिख लो, इसे जरूर लिख लो बच्चों। आदि वराह
मंदिर का निर्माण हुआ? जल्दी लिख लो। हो गया बच्चों, लिख लिया आपने? ये देखिए थोड़े से टफ हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, याद करने नाम इनके टफ हैं थोड़े से, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों। नेक्स्ट सवाल, सिंह विष्णु का पुत्र था जिसका नाम था बेटा महेंद्र वर्मन द्वितीय है, महेंद्र वर्मन प्रथम, सॉरी। एक बात ध्यान रखना, यहां जितने भी नाम आएंगे आपको मैं बता दूं, उनके नाम के आगे वर्मन लगा होगा, उनका प्रथम और द्वितीय लगा होगा, ये बात आप जरूर याद रखना। सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, सुरेंद्र वर्मन द्वितीय, ये जरूर लगा होगा हर नाम के पीछे। अब आप ये देखो, इसका शासनकाल मात्र 30 साल का है, किसका? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन 600 में राजा बनेगा और 630 ईस्वी तक रहेगा, यानी कि 600 से लेकर 630 ईस्वी तक ये शासन करेगा। मतविलास, विचित्र चित्र तथा गुण भर की पदवी, गुण भर की पदवी धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास, प्रहसन तथा भगवद जूकियम ग्रंथों की रचना की थी। ये सवाल सीजीएल के मेंस एग्जाम में आ सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ना तो कांस्टेबल में पूछे जाएंगे, ना एमटीएस में और ना सीएचएसएल में, गारंटी है मेरी। लेकिन अगर आप सीजीएल के मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर प्यारे बच्चों आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आपसे पूछ सकता है कि भगवत गीता ना पूछेगा, कभी कह रहे हो गुरुजी भगवत गीता, भगवत जुकिमियम, ये पूछ सकता है आपसे। अगला देखिए दोस्तों, महेंद्र वर्मन प्रथम की अगर मैं बात करता हूं, तो इसने संगीत को आश्रय दिया है। और बता दूं आपको, संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ, संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ जिसका नाम है कुंडमिमालम की रचना की है। किसकी? कुंडमिमालम की रचना की है। क्योंकि कांस्टेबल वाला बच्चा तो देख के डर जाएगा इनको, यार गुरुजी ये क्या है, कुंडमिलालम क्या होता है। अब बच्चों जैसे ही इसकी डेथ होगी, जैसे ही इसकी डेथ होगी, तो अगले लगभग 38 साल के लिए इसका बेटा आ जाएगा जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या आ जाएगा भैया? इसका पुत्र आ जाएगा जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये नाम थोड़े से अपने आप में टफ है। और साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, ये वास्तव में ही अपने आप में टफ होती है। लेकिन बच्चों आजकल यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इनको पढ़ा रहा हूं। अगर यहां से क्वेश्चन ना पूछते तो मैं आपको पक्का बता रहा हूं, मैं इनको कभी ना पढ़ाता। लेकिन पूछ रहा तो पढ़ा भी रहा हूं। अगला देखो, अब नरसिंह वर्मन 630 में राजा बनेगा और ये 638 तक, सॉरी 668 तक रहेगा। यानी कि लगभग लगभग मेरे प्यारे साथियों ये 38 साल तक शासन करेगा। कितने साल तक? 80 साल तक। लेकिन दोस्तों इसको एक नाम दिया गया जिसका नाम था वातपी कोड। इसको एक नाम दिया गया वातापी कोड। इसको कहा गया क्या? नरसिंह वर्मन प्रथम को अभिलेखों में वातापी कोड कहा गया है। अब ये क्या नाम है बच्चों? इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम्हारे पेपर में तो कभी नहीं आएगा कांस्टेबल में।
आराम से लिख लो। अगला देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम को असाधारण धैर्य और पराक्रम के कारण महामल्ल कहा गया है। कुकरम दान पत्र अभिलेख में यह ज्ञात होता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। ये वही व्यक्ति है जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। ये वही व्यक्ति है बच्चों जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पुलकेशिन द्वितीय को भी पराजित करने वाला कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, अगला देखिए, अगर मैं लेकर चलता हूं आपको नरसिंह वर्मन प्रथम के का एक मिनट बच्चों, हाँ, अब जैसे ही नरसिंह वर्मन की डेथ हो जाएगी, जैसे ही नरसिंह वर्मन की डेथ हो जाएगी, इसका बेटा आ जाएगा जिसका नाम था महेंद्र वर्मन द्वितीय। अब से पहले तो आप लोग पढ़ रहे थे महेंद्र वर्मन प्रथम, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था महेंद्र वर्मन प्रथम। अब बेटे का नाम है भैया महेंद्र वर्मन द्वितीय, लेकिन ये बनेगा और जाएगा, मतलब सिर्फ 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए ये व्यक्ति शासन करेगा। कितने साल के लिए बच्चों? सिर्फ 2 साल के लिए। ठीक है बच्चों, ये जैसे आया और वैसे ही चला गया। बताया जाता है कि इसकी डेथ हो गई थी किसी बीमारी के कारण, फिर इसका बेटा बनेगा जिसका नाम था परमेश्वर वर्धन, जिसका नाम था परमेश्वर वर्धन, यानी कि 670 से लेकर और 700 ईस्वी तक। मतलब अब आप लोगों ने अभी तक कितने राजाओं के नाम सुन लिए? आपने अभी नाम सुने मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपने जो नाम सुना सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, आपने सबसे पहला नाम सुना महेंद्र वर्मन प्रथम। क्या सुना भैया? आपने नाम सुना महेंद्र वर्मन प्रथम, आपने सुना नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, आपने इसके बाद सुना नरसिंह वर्मन के बाद में आप सुनोगे महेंद्र वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर आप पढ़ोगे परमेश्वर वर्मन। मतलब क्या है? अब देखो, दादा का नाम भी महेंद्र था और पोते का नाम भी महेंद्र है दादे का नाम भी महेंद्र जी थे और पोते का नाम भी महेंद्र है। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब ये था कि परमेश्वर वर्धन जब बैठा वर्मन 670 से और 700 तक के लिए, दादा का इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन पोते का इतिहास सिर्फ 2 साल का है। बच्चों, इतिहास तभी याद करता है जब कुछ काम करते हो, वरना तो जन्म आपका भी हुआ है और मेरा भी हुआ है। जन्म आपका भी हुआ है बच्चों और मेरा भी हुआ है ना, आपको याद किया जाएगा ना मुझे। नेक्स्ट सवाल देखिए, परमेश्वर वर्मन का प्रथम संघर्ष सबसे पहले चालुक्य नरेश विक्रमादित्य से हुआ और परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विद्या विनीत, उग्रदंड, लोकादित्य, चिंतामय, गुणभाजन, श्रीभर, एकमल, एक राज्य की उपाधियां धारण की थी। अब आप बताओ बच्चों, कौन सा ऐसा एग्जाम है जो इतने कठिन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है? लेकिन ये साउथ इंडिया के जो वंश हैं, यहां से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी पेपर था उसका CHSL का, जब 2022 वाला था, कि लोकादित्य का टाइटल किसने एक्सेप्ट किया था? लोकादित्य का टाइटल किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था? तो वहां पर बच्चे छोड़कर आ गए थे। और हाँ, एक सवाल मैं आपको पढ़ाना भूल गया साल, लोकपाल का टाइटल किसने एक्सेप्ट किया था? लोकपाल, जरा बताओ बच्चों, लोकपाल किसे कहा गया है? आप बताओ अरुण, लोकपाल किसको कहा गया है? तो बेटा लोकपाल कहा गया था इसके पिताजी को, और इसके पिताजी का नाम क्या था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। इसके पिताजी का नाम क्या था? महेंद्र वर्मन द्वितीय, जो कि 668 से लेकर और 670 तक रहा था। आपको दिखा भी दो, देखो महेंद्र वर्मन द्वितीय को लोकपाल भी कहा गया है, इसे क्या कहा गया है? लोकपाल भी कहा गया बच्चों। अगला देखिए, परमेश्वर वर्मन के समय में ही मामल्लपुरम का प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण किया गया। देखिए, पाल वंश के शासनकाल के दौरान बहुत सारे मंदिर बने हैं, बहुत सारे मंदिर बने हैं। मेरी बस एक बात समझ में आती, आज जैसे मान लो आपके घर में कोई छोटा बच्चा पैदा हो, किसी और के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके नाम रखे जा सकते हैं, हजारों लाखों नाम होते हैं, लेकिन ये जो मेरा नाम है उसी के आगे वर्मन के आगे सेकंड लगा दिया, तृतीय लगा दिया। ये क्या करते थे? ये मेरे दिमाग से बाहर। अब जैसे ही परमेश्वर वर्मन का बेटा हुआ, तो परमेश्वर वर्मन ने क्या करा? इसका नाम उनके नाम पर रख दिया जो भाई साहब फाउंडर थे, हैं? नरसिंह वर्मन फाउंडर थे, तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने अपने बेटे का नाम नरसिंह वर्मन द्वितीय कर दिया। आप देख रहे हो कि बस
कुछ नहीं दिखेगा आपको, नाम वही है, 4 नाम है बस इनके पास। सबसे पहले नरसिंह वर्मन, फिर महेंद्र वर्मन, फिर इसके बाद आ जाएगा नरसिंह वर्मन। सबसे पहले नरसिंह वर्मन आया था, महेंद्र वर्मन प्रथम आया था, और इसके बाद परमेश्वर था, फिर महेंद्र वर्मन, और फिर नरसिंह वर्मन। क्या कर रहे हो यार, इतने सारे नाम है, रोहित, मोहित, विनोद, आलू, गोलू, कुछ भी रख लो। चलो, तो दोस्तों कहने का मतलब नरसिंह वर्मन द्वितीय को राज सिंह कहा गया है। क्या कहा गया है? राज सिंह कहा गया। इसके शासनकाल के दौरान एक मंदिर बना था, वो जरूरी है। कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने, द्वितीय ने करवाया था। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लिख लो जरा एक बार इसको। हो गया भैया? हारून कह रहे हैं सर ये सब इनाम इसलिए रखते थे ताकि अब जाके हम पढ़े और कंफ्यूज हो जाए। नहीं, अगर नाम अलग अलग होंगे तो अच्छी बात है यार, एक जैसे तुम नाम रख रहे हो, ये कोई सभ्यता थोड़ी है तुम्हारी यार। ये देखो मुझे तो गलत लग रहे हैं, बाकी आपको कैसे लग रहे हैं मैं नहीं जानता। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट देखो। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर एवं एकेतवेश्वरवात मंदिर का निर्माण कराया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लो बच्चों। अगर किसी राजा ने कोई मंदिर बनवाया है, वो तो पेपर में 110% पूछा जाएगा। अब चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर किसी राजा ने कोई मंदिर बनवाया तो वहां से तो पेपर में सवाल आना है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने विद्यासागर, वादसागर, वीणा नारद तथा अनंत्य तुम्बरुतु, अरे क्यों खामोखा की बात कर रहे हो, इन बच्चों को परेशान कर रहे हो, है ना। बस एक नाम याद रखो, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने वाद विद्याधर, वीणा नारद, इन दोनों का टाइटल एक्सेप्ट किया था। सबके नाम याद भी करने, कभी आपको लगे कि ये याद नहीं करने, ये याद भी करने। ठीक है साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहले एक बार इसे लिख तो लो। पहले इसे एक बार लिख लो। कपिल, किसी को भी पानी दे दो, गरम। देखो बेटा, नाम तो याद करना है क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। महाकवि दंडिन ने नरसिंह वर्मन द्वितीय का समकालीन था, और नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद उसका छोटा पुत्र, अब लो, इसने अपने पिता का नाम रख दिया परमेश्वर वर्मन द्वितीय। वो अपने दादा का नाम रख के गया, इसने अपने पिता का नाम रख दिया, बस प्रथम की जगह द्वितीय लगा दिया। अगला देखो, चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने गंग शासक दुंती नीत एवरे को सहायता करके परमेश्वर वर्मन द्वितीय पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। अब चलो ठीक है, बड़ी मुश्किल में हमने जो है इनको पराजित आज करवा लिया। अब ये पराजित हो गए बच्चों, और पराजित करने के बाद अब ये राजा पराजित हो गए हैं पूरी तरीके से। और चलो भैया, अब क्या हुआ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने गंग शासक दंती दुर्ग ऐत्रेय की मदद से परमेश्वर वर्मन द्वितीय को हरा दिया, और लगभग लगभग आपके ये
मेरे प्यारे साथियों, जो हम बता रहे थे आपको, जो आपका वंश चल रहा था, ये पल्लव वंश लगभग लगभग अब खत्म हो जाता है। मतलब परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बाद ये वंश आपका लगभग लगभग खत्म हो जाता है बच्चों। अब हम आपको लेकर चलेंगे कहां पर? अब हम आपको लेकर चलेंगे बच्चों चालुक्य वंश। अब हम आपको लेकर चलेंगे इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था अपराजित वर्मन। अंतिम शासक का नाम था, अंतिम रूलर का नाम अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन, बस इतना ही पढ़ लो, काफी है। इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था अपराजित वर्मन। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा दोस्तों चालुक्य वंश पर। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा चालुक्य वंश पर, और चालुक्य वंश के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा मेरे प्यारे साथियों गुर्जर प्रतिहार वंश पर। पहले चालुक्य वंश देख लीजिएगा। जब मैं चालुक्य वंश पर आपको लेकर आऊंगा तो चालुक्य वंश में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाना, बस 10-12 पॉइंट पढ़ाने हैं जो जरूरी है। चालुक्य वंश का जो फाउंडर माना जाता है वो जयसिंह को माना जाता है। चालुक्य वंश का जो फाउंडर माना जाता है, सर पल्लव वंश, ये भी आना है, मैंने कभी नहीं सुना। इनके नाम थोड़े कठिन तो हैं बच्चों, ये तो देखो आप लोग मान लो, और यहां से क्वेश्चन भी आता है, ये भी आप मान लीजिएगा। तो दोस्तों चालुक्य वंश की बात कर रहा हूं। चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो थी वतापी। क्या थी? वतापी। और जयसिंह, जैसी डेथ होगी जयसिंह की, तो दोस्तों जयसिंह के बाद आपका आ जाएगा रणराग। कौन सा आ जाएगा? रणराग। गधा युद्ध में कुशल होने के कारण रणराज ने रंगराज सिंह की उपाधि एक्सेप्ट की थी। और चालुक्य वंश का जो प्रथम प्रतापी राजा था वो था रंगराज का प्रथम पुत्र, जिसका नाम था पुलकेशिनदित्य। जिसका नाम था पुलकेशिनदित्य। इसका मतलब अब हमें पुलकेशिनदित्य के बारे में पढ़ना होगा। अब हमें किसके बारे में पढ़ना होगा? पुलकेशिनदित्य के बारे में पढ़ना होगा। तो दोस्तों जो पुलकेशिनदित्य थे, इसने रणविक्रम, सत्याश्रम तथा धर्म महाराज की उपाधि टाइटल की थी। भारत का पहला व्यक्ति है जिसने धर्म महाराज का टाइटल एक्सेप्ट किया था। भारत का पहला व्यक्ति जिसने धर्म महाराज का टाइटल एक्सेप्ट किया था। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। और जैसे ही इसकी डेथ हो जाएगी दोस्तों, इसके बाद इसका पुत्र आएगा जिसका नाम हो कीर्तिवर्मन। ये भी कीर्तिवर्मन है, इसका पुत्र आ जाएगा जिसका नाम था कीर्तिवर्मन। भैया अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कीर्तिवर्मन ने पुरुरण, पराक्रम, पृथ्वी, वल्लभ तथा सत्यश्रम के टाइटल एक्सेप्ट किए थे। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये टाइटल एक्सेप्ट करते क्यों थे, इनसे मिलता क्या था इनको? बस अपने नाम के आगे टाइटल लग जाए कि एक राजा का नाम। अब कीर्तिवर्मन का तुम्हें अगर नाम पढ़ना है तो कीर्तिवर्मन का नाम है परुरण, पराक्रम, पृथ्वी, वल्लभ तथा सत्यश्रम। कीर्तिवर्मन राजा परार रहे हैं, ये इसलिए टाइटल लगते थे, वरना इनका कोई उद्देश्य नहीं हुआ करता था, ना ही इनका कोई काम हुआ करता था। ये कोई मेडल है, इनका कोई फायदा नहीं था बच्चों। चलो दोस्तों, इसके बाद कीर्तिवर्मन के बाद उसका भाई मंगलेश राजगद्दी पर बैठा। कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिनदित्य मंगलेश की हत्या कर राजगद्दी पर बैठ जाएगा। देख रहे हो आप, बेटे ने चाचा की हत्या कर दी। बेटे ने चाचा की हत्या कर दी, मतलब कीर्तिवर्मन का भाई था जिसका नाम था मंगलेश, और इस कीर्तिवर्मन का बेटा था जिसका नाम था पुलकेशिनदित्य। इस पुलकेशिनदित्य ने हर्षवर्धन को हराया था। इस पुलकेशिनदित्य ने मंगलेश की हत्या कर दी। इसकी मंगलेश की हत्या कर दी। देखो, पुलकेशिनदित्य ने श्री पृथ्वी, वल्लभ महाराज, सत्याश्रम, वल्लभ परमेश्वरम, परम भागवत, भट्टारक, महाराजाधिराज, दक्षिणी बंतेश्वर का टाइटल एक्सेप्ट किया था। बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये नाम पेपर में, ये क्यों नाम गुदवाए जाते थे। जैसे मान लो कोई राजा आता था, उसके स्वागत में नाम बोला जाता था, श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज, सत्याश्रम, वल्लभ परमेश्वरम, श्री भागवत, भट्टारक महाराजाधिराज, दक्षिणापात सर्वेश्वर आदि पुलकेशिनदित्य पुधार रहे हैं। पागल हो का? पगला गए हो का? पेपर में थोड़ी ना आएगा भैया। पुलकेशिनदित्य ने हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया और परमेश्वर का टाइटल, फिर से एक टाइटल ले लिया। अरे मान लो तुमने किसी को युद्ध में हरा दिया, भाई तुम तो परमेश्वर बन गए हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मुझे गलत लगता है। अगला देखो भैया,
पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन तथा पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। वतापी के चालुक्य वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली पुलकेशिन द्वितीय था और चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने अपना राजदूत फारस में शाह खुसरो के दरबार में भेजा था। चलो कम से कम अब तो कहीं इन्होंने कुछ किया, अब तो कहीं कुछ किया। इसके बाद दोस्तों बस मैं आपको एक वंश पढ़ाना चाहूंगा, जिस वंश का नाम था मेरे प्यारे साथियों, जिस वंश का नाम है गुज्जर प्रतिहार वंश। बस लास्ट पॉइंट आपको पढ़ाना चाहूंगा आज, गुज्जर प्रतिहार वंश। इसके बाद मैं लगभग इस इतिहास की तरफ को कह दूंगा भाई ये पॉइंट आपके खत्म हो चुके हैं और मैं आपको लेकर आ रहा हूं गुज्जर प्रतिहार वंश पर। ये आज की क्लास का और इतिहास का लास्ट टॉपिक है। ये आज की क्लास का और इतिहास का लास्ट टॉपिक है। अब आप बताओ बच्चों क्या फायदा था इन नामों का। अब जैसे पता मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूं, भाई पवन मोरल सर आ रहे हैं, ठीक है बात खत्म हो गई। अब ये कहो श्री भट्टारक परमेश्वर परमादेश महाधीश फलाना ढिकाना, ये एकेश्वरवाद, ये पवन मोरल साहब पधौर। भाई दूसरे को डरा रहे हो, नाम ले रहे हो यार, नाम लो ना तरीके से। डरा रहे हो तुम तो यार। गुज्जर प्रतिहार वंश की अगर मैं बात करूं तो 7वीं सदी से 12वीं शताब्दी के ऊपर उस भारत के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल या संधि का काल कहा जाता है। राजपूत काल या संधि का काल कहा जाता है। इसमें आपको गुज्जर प्रतिहार वंश के साथ में आपको कई सारे वंश पढ़ने होंगे, जैसे कि गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान, चंदेल, परमार, गहड़वाल आदि आते हैं। राजपूत जो शब्द है वो संस्कृत के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। गुज्जर प्रतिहार वंश का जो फाउंडर माना जाता है वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश का जो शासक माना जाता है वो नागभट्ट प्रथम जी को माना जाता है, जिसको मैं साक्षात प्रणाम करता हूं। और नागभट्ट प्रथम जी ने मालवा में अपना शासन स्थापित किया था, यानी कि सबसे पहले इन्होंने जो अपना शासन करना शुरू किया था वो मालवा में किया था। आपको बता दूं नागभट्ट प्रथम के दो भतीजे थे, एक का नाम था कुक्कुड़ और दूसरे का नाम था देवराज। के बाद देवराज का पुत्र वत्सराज गद्दी पर बैठा, यानी कि इनका भतीजे देवराज, इसका पुत्र वत्सराज ये गद्दी पर बैठा। नागभट्ट के बाद अगर कोई गद्दी पर बैठा तो वो था वत्सराज। और वत्सराज ने क्या कर दिया, अभी ठीक है सर आपने शॉर्ट कर दिए। हाँ, वत्सराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को युद्ध में पराजित किया था। वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से युद्ध में पराजित हुए थे। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा था। यानी कि आपको 3 राजाओं के नाम पढ़ने हैं, जिनमें सबसे पहले पढ़ना है नागभट्ट का नाम, इसके बाद आपको पढ़ने हैं वत्सराज का नाम और फिर आपको पढ़ना है नागभट्ट द्वितीय का नाम। तो 3 नाम याद रखना, नागभट्ट फाउंडर है, फिर उनके भतीजा देवराज का पुत्र वत्सराज और वत्सराज के बाद आपका नागभट्ट द्वितीय है। कौन है भैया, नागभट्ट द्वितीय है। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसी का पुत्र आ जाएगा जिसका नाम था रामभद्र। क्या नाम था भैया, रामभद्र। लेकिन रामभद्र के बाद जो गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और सबसे महान राजा माने जाते हैं, रामभद्र के बाद उनके पुत्र जिनका नाम था मिहिर भोज राजगद्दी पर बैठते हैं। और गुज्जर प्रतिहार वंश के ये सबसे महान और सबसे प्रतापी सबसे शक्तिशाली राजा रहे हैं, जिनका नाम था मिहिर भोज जी, जिनका नाम था बच्चों मिहिर भोज जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मिहिर भोज जी ने 836 ईस्वी से करीब कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। 836 में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और आगामी लगभग 100 वर्षों तक ये इनकी राजधानी बनी रही। इनका सिर्फ एक टाइटल था। आपने देखा होगा इनसे पहले जितने भी राजा रहे उनके 10-10 15-15 टाइटल थे, इनका सिर्फ एक टाइटल था। मिहिर भोज का एक टाइटल था आदिवरा। और मिहिर भोज के बाद इनका हाँ, मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल
राजगद्दी पर बैठा। ये नाम फिर भी आसान है, महेंद्र पाल, सुरेंद्र पाल, राजेंद्र, ये नाम फिर भी आसान है ना। अगला देखिए, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर, जिनकी कीर्ति है कर्पूरी मंजरी एवं काव्य मीमांसा, महेंद्र पाल के गुरु थे। ये कौन थे? महेंद्र पाल के गुरु थे, जो कि गुज्जर प्रतिहार वंश के एक महान प्रतापी राजा हुए हैं। अगला देखिए, महेंद्र पाल के बाद उसका पुत्र आया जिसका नाम था महिपाल। और आजकल ऐसे नाम आपको गांव में देखने के लिए बहुत मिल जाएंगे, और विशेषकर हमारे गुजरों में तो ऐसे नाम ज्यादातर आपको मिलते हैं। महिपाल जी की अगर बात करता हूं तो वो 915 से 16 तक शासन करेंगे, और बगदाद के निवासी अल मसूदी गुजरात आया हुआ था। महिपाल के शासनकाल में लगभग 915 से 18 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण हुआ, और राष्ट्रकूट नरेश इंद्रदित्य ने उस नगर के उजाड़ दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। लिख लो अगर एक बार लिखना हो तो। हो गया भैया? चलो, इसके बाद में राष्ट्रकूट वंश आते हैं। सर अपनी एक लाइन बोल दो। लाइन मेरी ये है बच्चों कि लगाकर आग सीने में हमने वो शोक पाले हैं, लगाकर आग सीने में हमने वो शोक पाले हैं, अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम जीएस वाले पवन मोरल के दीवाने हैं। ठीक है, ये मेरी बहुत छोटी सी और प्यारी सी लाइन है। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक छोटा सा वंश है बच्चों, राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश के बारे में मैं आपको 4 ही लाइन बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। पहली लाइन, राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की गई थी वो 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी बच्चों? राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की गई थी वो दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। हो गए बच्चों? दंती दुर्ग ने की थी, और दंती दुर्ग ने नासिक संप्रीति महाराष्ट्र में अपनी राजधानी बनाया। मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो भी राजा बनता था वो अपनी राजधानी जरूर चेंज करता था। और अब आप देख सकते हो दंती दुर्ग ने महाराजाधिराज परमेश्वरम तथा परम भट्टारक की उपाधि को एक्सेप्ट किया था। दोस्तों, इन टाइटल का कोई एक्सेप्ट नहीं था जिनसे किसी का कोई फायदा ना हो। वो टाइटल किसी काम का नहीं जो दूसरे के काम ना आए। अब जैसे मैंने अभी आपको गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ाया, क्या किसी राजा के पास कोई टाइटल था? नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे वो। और ये एक एक राजा, अब आप बताओ, जैसे मुझे पता है भाई मिहिर भोज जी आ रहे, तो मैं बोलूंगा मिहिर भोज बाबा पधार रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां एक राजा का नाम ले रहे हैं दंती दुर्ग, नहीं नहीं, यहां पे आप नाम लेंगे महाराजाधिराज परमेश्वरम तथा परम भट्टारक दंती दुर्ग जी पधार रहे हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपके पेपर में नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि महाराजाधिराज का सबसे पहले टाइटल किसने एक्सेप्ट किया था, बात खत्म। इसके बाद नेक्स्ट, दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 758 ईस्वी में शासन करेगा। और बच्चों नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी तक परमेश्वर वर्मन द्वितीय का एक रिश्तेदार हिरण्यक का पुत्र था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने पल्लवों की राजधानी कांची पर विजय प्राप्त की और अपनी पुत्री का विवाह नंदी वर्मन द्वितीय से करवा दिया। मतलब पहले राजा ऐसे बहुत करते थे कि आप अपनी लड़की से दूसरे की शादी करवा दी और उसका राज्य छीन लिया, लड़की की शादी करवा दी फिर उसके हस्बैंड को मार दिया और वहां से शासन छीन लिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके बाद मैं आपको बता दूं बच्चों, ये है बस आज का यही क्लास खत्म करता हूं। बच्चों मेरा एक नया बैच आ रहा है जिसका नाम है प्रज्ञान, मेरा एक नया बैच आ रहा है जिसका नाम है प्रज्ञान, 299 रुपए का है, 1 मई को लॉन्च होगा। आप सारे बच्चे चाहो तो उस बैच में जुड़ सकते हो, आप सारे बच्चे चाहो तो। अब हम आपसे कब मिलेंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अगले ही बैच में मिलेंगे तो किसी में। बाकी आपके साथ जुड़कर आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा, आपने भी बहुत एंजॉय के साथ अपनी पढ़ाई की है।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे साथ पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। सब्जेक्ट उसमें ऑल कोर्स कराए जाएँगे। पहले उसमें सबसे पहले बताऊँगा, हाँ, महापैक में फ्री होगा बेटा वो। उसमें सबसे पहले जो होगा आपका मैं बता दूँ, स्टैटिक जीके होगी और स्टैटिक जीके बाद पॉलिटी होगी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, फिर कंप्यूटर, फिर जीएस, ये उसमें टॉपिक चलेंगे। ठीक है बच्चों, बाय-बाय। फीडबैक देके ज़रूर जाना।